मैं शैलेंद्र शर्मा, गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रायबली, केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या। तो सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसके कारण इसका जो वॉल्यूम होता है और शेप होता है वो दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पे। ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, जो आपका सॉलिड्स होता है वो दो पार्ट में आपका क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एमार्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, वेल अरेंज्ड हो लगे होते हैं। मतलब एक के बाद एक मॉलिक्यूल वेल ऑर्डर्ड में काफ़ी लॉन्ग रेंज तक लगा होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये रेंज हमारी क्या हो गई, लॉन्ग रेंज हो गई। उसके बाद हम आते हैं एमार्फस सॉलिड में। एमार्फस सॉलिड में क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल इधर से उधर पड़ा हुआ है और अगर इनमें अरेंजमेंट होता भी है तो वो लॉन्ग रेंज में नहीं हो पाता है, वो शॉर्ट रेंज में ही हो पाता है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है वो देखी हमने शेप। तो शेप में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज होती है। लॉन्ग रेंज का मतलब जो ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी दूर तक होता है, ठीक है। जबकि अगर हम एमार्फस सॉलिड में देखेंगे तो यही जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, काफ़ी दूर तक वेल अरेंज नहीं होता है। मतलब बीच में मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग देखते हैं जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल लेते हैं जैसे NaCl। तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 800 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आता है तुरंत जो हमारा नमक है, कॉमन सॉल्ट है, उस सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी के बाद हम लोग आ जाते हैं यही चीज़ एमार्फस में देखते हैं। तो एमार्फस में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। इसका एग्जांपल होता है आपका जैसे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में हम लोग देखते हैं कि जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में जो पहले हीट करते हैं तो प्लास्टिक हमारी पहले नर्म होती है, मीन्स सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब उसका कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है। जैसे हमारा आपका कॉमन सॉल्ट में था कि 800 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आया तुरंत सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। लेकिन इसमें पहले सॉफ्ट होगा तब ये मेल्ट होगा। मतलब इसमें कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। उसके बाद ये जो अगला नेचर, जो अगली प्रॉपर्टीज आती है वो हमारा आता है नेचर। तो नेचर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज एनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट का मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ये हमारा डायमंड है। तो डायमंड में हम लोग ये देखते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर आपका ऐसे बना रहता है। अगर डायमंड में यहाँ पे अगर आपकी लाइट पड़ती है तो वह उसकी वेलोसिटी यहाँ से निकलते समय दूसरी होगी, और अगर यहाँ पे लाइट पड़ती है तो उसके निकलने वाले जो यहाँ पे आपका पाथ ट्रेवल करेगी उसके बाद यहाँ से निकलेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मीन्स जो लाइट की वेलोसिटी है वो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। बट अगर हम आइसोट्रॉपिक में आ जाते हैं तो आइसोट्रॉपिक में देखते हैं आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। मीन्स चाहे जो डायरेक्शन लें उसमें वो प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, सेम। अब कहने का मतलब है लकड़ी का मैंने इतना बड़ा टुकड़ा लिया, उसका मैंने इतना पार्ट हीट कर दिया और उसके बाद नीचे वाला भी पार्ट हीट कर दिया। तो हमने देखा जो जितनी हीट इससे लिबरेट हो रही थी सेम अमाउंट ऑफ हीट उतनी ही किससे लिबरेट होगी, यहाँ से। मीन्स डायरेक्शन चेंज करने पर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में देख रहे थे तो डायरेक्शन हमने चेंज करी तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जा रही थी, चेंज हो जा रही थी। अब हम लोग आते हैं, अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारा मेनली डिवाइड होता है वो 4 पार्ट्स में होता है। पहला होता है हमारा मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, तीसरा होता है मेटेलिक सॉलिड, और चौथा हमारा होता है कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। अब जो मॉलिकुलर सॉलिड है वो भी 3 टाइप में होता है। तो सबसे पहले जानते हैं मॉलिकुलर सॉलिड, जैसे नाम में ही छुपा हुआ है मॉलिकुलर सॉलिड मीन्स ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। मान लीजिए ये जैसे हमारा CO2 मॉलिक्यूल्स है और ये दूसरा हमारा CO2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आ गए
तो ये हमारे क्या हो जाए, जब तक दूर में है तो ये गैसियस फॉर्म में है, और जब ये एकदम पास में आ जाएंगे तो ये हमारी सॉलिड CO2 हो जाएगी, और ये CO2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, तो मॉलिकुलर में सबसे पहला आता है हमारा नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स जिसमें पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से ये किस में चला जाएगा, हमारा सॉलिड CO2, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोलैरिटी नहीं होती, इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए हमारा एक इसमें गया नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में गया। सेकेंड पार्ट आता है मॉलिकुलर सॉलिड का, जिसे कहते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। मीन्स इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, पोलर। जैसे हमने HCl लिया, तो HCl की जो होता है फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है, लेकिन तब भी हम और मॉलिक्यूल्स को पास में ले आते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इनका नेचर लिक्विड से क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। जिसका एग्जांपल है आपका सॉलिड HCl, सॉलिड अमोनिया। मीन्स जिस सारे पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, चाहे वो गैसियस फॉर्म में पाए जाएं, लिक्विड स्टेट में पाए जाएं, हम उनको प्रेशराइज करके सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे हम देखते हैं आइस और वाटर, तो आइस में देखते हैं जब वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो वही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस। और आइस के बारे में हम लोग क्लास 11 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड हमारा आता है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में आप लोग जानते हैं वो सॉलिड्स आते हैं जो आयन से बने होते हैं। जैसे हमारा NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, और इनके बीच में फोर्स ऑफ क्या अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत हाई होता है। मतलब मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। जैसा हमने अभी बताया था कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड जैसे नाम में ही है, मेटेलिक मतलब ये मेटल से मिलकर सॉलिड बने होते हैं। जैसे आपका निकिल हो गया, कापर हो गया, आयरन हो गया। ठीक, उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड पे आते हैं। तो कोवैलेंट मीन्स कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, नियर अबाउट सेम हो। जैसे कार्बन कार्बन है, सिलिकॉन सिलिकॉन है, ये इनके बीच के जो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में। नेटवर्क मीन्स क्या होता है, जैसे हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन हमारे 2 टाइप्स के मेनली नेटवर्क बनाता है। एक हमारा हो गया क्या, ग्रेफाइट हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आपको आंसर अपने मन से लिखना है, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये कार्बन का मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके, 3 सिग्मा बॉन्ड है। मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आपका कितना आएगा, sp2 आएगा। और जबकि हाइब्रिडाइजेशन होना कितना चाहिए, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें है कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। मतलब अभी भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बचा हुआ, खाली बचा हुआ। अब यही जो खाली इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्टेंस ऑफ करंट के लिए। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, वाई ग्रेफाइट इज एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह यूज़ क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि ये इसमें लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये फर्स्ट लेयर है और ये हमारी क्या है, सेकेंड लेयर, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। इसी गैप के कारण ये एज ए लुब्रिकेंट भी वर्क करता है हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हम लोग जान गए, अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले है हमारा, हम लोग जानेंगे उसके बेसिक्स के बारे में। सबसे पहला बेसिक्स है क्रिस्टलाइन लैटिस क्या होता है। लैटिस मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट वहाँ पे कैसा है। तो ठीक है, तो लैटिस आप लोग समझ गए कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल। तो हम लोग लैटिस के बारे में जानते हैं, जैसे ये हमारे 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, तो हम मॉलिक्यूल्स को इतना बड़ा बड़ा अरेंज नहीं कर सकते। हम इनको मॉलिक्यूल्स की पूरी पोजीशन को हम ऐसे बीच में पॉइंट से दर्शा देंगे। यहाँ पे भी हम बीच में पॉइंट से इसको बता देंगे। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो यही हमारा क्या हुआ, इन दोनों के लिए लैटिस का वर्क करता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो हमने देखा ये मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर होगा यहाँ पे
पे होगा इन मॉलिक्यूल का सेंटर यहाँ पे होगा, इसका यहाँ सेंटर होगा, इसका यहाँ सेंटर होगा, और इसका यहाँ सेंटर होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। तो अब ये जो हमने इन चारों को मिलके बनाया, तो देखिए स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने अगला देखिए यहाँ पे बनाया, ये भी हमारा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है यही हमारा क्या है, लैटिस है। लैटिस मतलब उसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर है कि हेक्सागोनल है, कैसा है, तो वो हमारा क्या बता रहा है, क्रिस्टलाइन लैटिस बता रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है कि ये जो हमारा स्क्वायर बना हुआ है, इसी तरह के कई सारे स्क्वायर मिल जाते हैं तो हमारा पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग घर में देखते हैं, तो ये घर में जो घर हमारा ईंटों से मिलकर बना होता है। ये ईंट है, ईंट के आगे ईंट, ईंट के ऊपर, अब इसी के ऊपर हम ईंट लगाते जाते हैं और हमारा घर तैयार हो जाता है। मतलब बेसिक यूनिट हमारी इसमें क्या हुई, एक ईंट हुई। मतलब उसी तरह की कई सारी हम ईंट लगाते गए, हमारा घर बन गया, मीन्स हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, तो स्ट्रक्चर जो हमारी मिनिमम यूनिट होती है, जो बार बार रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है। और क्रिस्टलाइन लैटिस क्या होता है, लैटिस वो पार्ट होता है जो आपका जो पॉइंट्स दिखाता है कि मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट कैसा। अब ये मॉलिक्यूल्स ये स्क्वायर में है कि ये मॉलिक्यूल्स हमारे हेक्सागोनल हैं, कैसे भी हैं, ये हमारा क्या बताता है, लैटिस बताता है। अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट सेल के बारे में और ज़्यादा जान जाते हैं। तो यूनिट सेल के बारे में देखिए, जैसे लिखा हुआ है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोजीशन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस की ये क्या होती है, हमारी स्मॉलेस्ट पोजीशन। जैसे आपका जो ईंटा होता है घर बनने में, तो वो हमारा बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है और हमारा घर बन जाता है, मीन्स हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, वही हमारा जो ईंटा होता है वही हमारा किसका वर्क करता है, यूनिट सेल का वर्क करता है। अब यूनिट सेल हमारी है दो टाइप में डिवाइड हो जाती है। जो पहला हमारा होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सिंपल क्यूबिक भी यूनिट सेल कहते हैं, और दूसरा है सेंट्रल यूनिट सेल। तो हम सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे नाम में प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहली सेल होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव सेल। सिंपल क्यूबिक सेल मीन्स इसमें क्या बना होगा, हमारा क्यूब बना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉर्नर पे रखे होते हैं। जैसे ये हमारे ये जो कॉर्नर है, इस पे अगर मॉलिक्यूल रख देते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ। ये जितने भी कॉर्नर हैं, मीन्स अगर मैं इसको ले लूँ तो इसमें ये जो आपका ये जो कॉर्नर है, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल रखा हुआ, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे। तो टोटल हमारे कितने मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, 8 मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल यूनिट सेल। मीन्स इसमें और कहीं पे मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा, सिर्फ जहाँ जहाँ हमारे ये कॉर्नर है, इस तरह के कॉर्नर है, वहाँ पर रहेगा। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल हमारे कितने एटम्स यहाँ पे रहेंगे, 8 एटम्स रहेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेंट्रल यूनिट सेल में। तो सेंट्रल यूनिट सेल जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव सेल कंबाइंड रहता है। मीन्स इसमें पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रिमिटिव सेल। जैसे हम लोगों ने ऊपर बनाया अभी प्रिमिटिव सेल, वैसे ही प्रिमिटिव सेल इसमें भी बनेगा। मीन्स जैसे हमने अभी पढ़ा था प्रिमिटिव सेल के बारे में, मतलब यहाँ पे भी एटम रखा हुआ है, यहाँ हर कॉर्नर पे आपका ये यहाँ पे एटम रखा हुआ है। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं बॉडी सेंटर्ड, मतलब बॉडी के बीच में, मीन्स ये यहाँ पे, मतलब ये अगर बॉक्स है, इसके बीचों बीच में जो गैप, ये मान लीजिए कमरा है, कमरे के बीचों बीच में अगर कोई मॉलिक्यूल रखेंगे, इसके बीचों बीच में यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा फेस सेंटर्ड। तो नाम में लिखा हुआ फेस। तो अगर हम पूछें आपके क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, तो टोटल फेस हमारे कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। काउंट करिए, एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ। तो टोटल फेस हमारे कितने हुए क्यूब में, 6 फेस हुए। तो इसमें भी हमने बताया था सबसे पहले क्या बनाओगे आप, यूनिट सेल बनाओगे, मीन्स प्रिमिटिव सेल। अब प्रिमिटिव सेल बनाते हैं हम लोग सबसे पहले।
अब फेस सेंटर्ड में क्या करेंगे, ये जैसे हमारा यूनिट सेल बन गया तो इसमें बीच में ये फेस है, फेस के सेंटर्ड में, तो ये फेस का ये क्या हुआ हमारा सेंटर्ड हुआ, ये फेस हुआ हमारा इसके बीचों बीच में, मीन्स यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ये यहाँ पे, इसके यहाँ पे, और इसके यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक। मीन्स ये जो फेस है इसको बीचों बीच में, तो वो हमारा क्या आएगा, फेस सेंटर्ड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंड सेंटर्ड की। अब इसमें हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो जैसे ये वाला फेस है हमारा, ये वाला फेस, ये वाला जो हमारा फेस दिखाई दे रहा है इसका मैंने इधर बनाया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जैसे हमारा फेस सेंटर्ड में ये क्या हुआ, ये फेस है हमारा, फेस के बीचों बीच में, यहाँ के ये फेस है इसके बीचों बीच में, ये फेस है इसके बीचों बीच में, यहाँ पे बीचों बीच में, यहाँ पे बीचों बीच में, और ये यहाँ पे बीचों बीच में। तो हम लोग सबसे पहले अब इसमें फेस सेंटर्ड में इस ये वाला मैंने यहाँ पे बना दिया, और इस वाले फेस का मैंने यहाँ पे बना दिया, इस वाले फेस का मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये जो ऊपर वाला फेस है उसका मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये वाला जो फेस है हमने उसका ये यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब देखिए ये हमारा बन गया फेस सेंटर्ड का। अब उसी तरह हमें बनाना है किसका, इंड सेंटर्ड का। तो इंड सेंटर्ड मीन्स इंड में जो हो, तो इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपनी प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाएंगे, मतलब सिंपल क्यूबिक बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले बना दिया सिंपल क्यूबिक सेल, मीन्स एक जो हमारा अरेंजमेंट रहता है यहाँ कॉर्नर वाला, वो तो सब में रहेगा, वो चाहे आपका बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे इंड सेंटर्ड हो, मीन्स आपका प्रिमिटिव सेल सब में कॉमन रहेगा। इसीलिए जितने भी फिगर मैंने बनाए हुए सब में मैंने सबसे पहले आपका सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव सेल बना दिया है। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ आए थे इंड सेंटर्ड में। तो इंड सेंटर्ड जैसे नाम में ही इंड में, तो अगर ये क्यूब है तो इसका एक इंड ये हुआ और एक इंड ये हुआ, मीन्स यहाँ बगल में इधर भी कोई मॉलिक्यूल्स होगा, इधर भी होगा, इधर भी हमारे स्ट्रक्चर बना होगा, इधर भी बना होगा, मीन्स एक ऊपर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा और नीचे भी, मतलब ये वाला इंड हुआ और ये वाला इंड हुआ। तो इंड सेंटर्ड मतलब ये इंड हुआ तो बीच में सेंटर्ड ये यहाँ पे हुआ, और इसका पीछे वाला पार्ट पलटोगे तो एक यहाँ पे हुआ, ठीक। मीन्स एक आपका ये इस वाले का मैं यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ, और ये जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है इसका मैं यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल हुआ, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सबसे पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो नंबर मतलब एक यूनिट सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे हम लोग जानते हैं टोटल यहाँ पे 8 एटम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक। अब जैसे ये हमने 8 बनाया, इसी के बगल में भी एक कमरा होगा, यहाँ पे एक बॉक्स होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक इसके ऊपर होगा, एक इसके जस्ट एक यहाँ पे होगा ऊपर, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, कुल मिला के ये कितने से घिरा होगा, 8 से। देखिए कहने का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे एक आपका ये हो गया, उसके बाद सेकंड वाला ये यहाँ पे हो गया, थर्ड वाला आपका यहाँ पे हो गया, चौथा आपका ये यहाँ पे हो गया, पांचवा आपका इसके जस्ट ऊपर ये वाला हो गया, छठा आपका ये हो गया, सातवां ये हो गया, और आठवां ये हो गया। तो अब आप कुल बताइए कि यहाँ पे इस एटम से कितने लोग जुड़े हुए, 8 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इसमें 8 लोग जुड़े हुए हैं, तो एक उसमें कितना आएगा, 1/8 आएगा। एक ये इसमें कितना आएगा, क्योंकि 8 जुड़े हुए, फिर से समझ लीजिए, जैसे एक ये हमारा हुआ, उसके बाद सेकंड ये, देखिए टोटल इसमें इस मॉलिक्यूल से कितने लोग अटैच हैं, एक ये आपका अटैच है, दूसरा ये अटैच है, तीसरा आपका ये वाला अटैच होगा, और चौथा आपका ये वाला अटैच होगा। एक ये अटैच, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा आपका ये। तो टोटल 4 ये हो गए, 4 इसी के जस्ट ऊपर होंगे, मीन्स एक यहाँ पे होगा, इसी के जस्ट ऊपर एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे होगा। तो टोटल इससे कितने लोग अटैच होंगे, टोटल 8 लोग अटैच होंगे। तो जब 8 अटैच होंगे तो एक उसमें कितना आएगा, 1/8 हो जाएगा। अब इस जैसे ये 1/8 आया, तो इस तरह के टोटल कितने हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल है 8 है। तो अब टोटल कितना आ गया 1, 8 से 8 कट गया तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितने आ गए 1 हो गए। मीन्स सिंपल यूनिट सेल में कितने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं 1 टोटल एटम होता है।